इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान का पेपर नंबर 1 उसका विभाग बी का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 से विभाग बी आता है। इस विभाग में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 17वां प्रश्न है, एक ग्वाला अल्प मात्रा में ताजे दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिलाता है। अब इस पर से 2 प्रश्न पूछे हैं। वह ताजे दूध की पीएच को थोड़ा क्षारीय क्यों कर देता है? कारण कि ऐसे दूध को बिगड़ने में समय अधिक लगता है। ऐसा आपको उत्तर लिखना है। इसलिए वो ताजे दूध की पीएच को थोड़ा क्षारीय बना देता है। बी, इस दूध को दही बनने में समय क्यों अधिक लगता है? कारण कि ऐसे दूध को पहले क्षारीय से उदासीन होना पड़ता है और बाद में वह अम्लीय बनता है, इसलिए समय अधिक लगता है। तो ये जो 17वां प्रश्न था हमारा कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, उस पर से 2 प्रश्न पूछे थे कि वो दूध की पीएच को थोड़ा क्षारीय क्यों बनाता है, कारण कि ऐसे दूध को बिगड़ने में समय अधिक लगता है। दूसरा प्रश्न पूछा था ऐसे दूध को दही बनने में समय क्यों अधिक लगता है। तो आपको लिखने का कि ऐसे दूध को पहले क्षारीय से उदासीन होना पड़ता है, बाद में वो अम्लीय बनता है, इसलिए समय अधिक लगता है। अगला हमारा 18वां प्रश्न है, वैज्ञानिक कारण दीजिए कि कॉपर की तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो यहां पर हमने धातु की सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। उसके अंदर पढ़ा था कि हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, Ag और Au। तो यहां पर अगर हम इस धातु की सक्रियता श्रेणी को देखें तो कॉपर जो है वो कम सक्रिय है और हाइड्रोजन अधिक सक्रिय है। तो इसलिए कॉपर जो है वो इस H2SO4 में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करता, और विस्थापन नहीं करता इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, इसलिए कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल में से यानी H2SO4 में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करता है और इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 19 है, एक तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन रचना दी है। देखो अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन रचना दी गई है, यहां पर दिया है 2, 8, 7। अब कह रहा है इस पर से 2 प्रश्न पूछा है। पहला है कि इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी वह बताइए। तो मैंने बताया था आपको कि जितने यहां पर संख्या दी है उन सारी संख्याओं का जोड़ कर दो तो आपको परमाणु संख्या मिल जाएगी। तो यहां पर 2 और 8 10 और 7 17, तो इसकी परमाणु संख्या होगी 17। तो यहां पर हमारा होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन रचना पर से अगर हमको परमाणु संख्या ज्ञात करनी है तो हमको जितनी भी संख्या दी है सबका जोड़ करने का, और उसके आधार पर हमको उसकी परमाणु संख्या मिल जाएगी। बी हमारा है कि यह नीचे में से किस तत्व के साथ रासायनिक रूप से समानता रखता है। तो नीचे हमको तत्व दिए गए हैं और यहां पर हमको बताना है कि किस तत्व के साथ ये समानता रखता है। तो यहां पर किस तत्व के साथ ये समानता रखता है ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको 2 तरीके का हम उपयोग कर सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 7 है, इसकी परमाणु संख्या 17 है। तो ये तत्व क्लोरीन है और क्लोरीन 70वें समूह में आया है, और उस 70वें समूह में क्लोरीन के अलावा फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से समानता रखता है, तो हम कहेंगे कि F9 से समानता रखता है। और दूसरा एक तरीका है कि इसकी इलेक्ट्रॉन रचना लिखे। यहां पर देखो N की परमाणु संख्या है 7, तो हम इलेक्ट्रॉन रचना लिखेंगे 2 और 5।
फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9, तो इलेक्ट्रॉन रत्ना 2 7। यहाँ पर फॉस्फोरस की है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 8 5। यहाँ पर आर्गन की है 18, 2 8 8। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे और फ्लोरीन की भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह फ्लोरीन से समानता रखता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा इसके अथवा का एक प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 19। हमको 70वां समूह दिया है और 70वें समूह में 70वां हमको समूह दिया है और यहां पर हमको बराबर ए और सी। अब इस पर से हमको 2 प्रश्न पूछे उसने। पहला कि ए धातु है अथवा अधातु, तो याद रखने का कि अगर 1 से लेकर 12 तक समूह हो तो आपको समझ जाने का कि वो तत्व धातु है, और अगर यहां पर 13 से लेकर 18 तक समूह हो तो समझ जाने का कि वो अधातु होगा। इसमें कुछ अर्ध धातु भी आती है, लेकिन ज्यादातर आपको समझ आने का कि वो अधातु होगा। तो यहां पर पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ए धातु है कि अधातु, तो हम लिखेंगे कि ए बराबर अधातु होगा, कारण कि यह 70वें समूह में आया है, इसलिए यह अधातु होगा। दूसरा प्रश्न पूछा है कि ए सी की अपेक्षा अधिक सक्रिय है कि कम। तो हमने पढ़ा था समूह में ऊपर से नीचे जाए तो सक्रियता जो है वो बढ़ती है, और सक्रियता बढ़ती है तो ए जो है वो कम सक्रिय है और सी ज्यादा सक्रिय है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से कम सक्रिय है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए जो है वो सी से कम सक्रिय है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। 20वां प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र के कोई 4 अवयवों के नाम लिखिए। देखो पाचन तंत्र के 4 अवयवों के नाम लिखने हैं, तो आपको पहला लिखने का मुख, फिर क्रम से ही लिखना है जिससे हमको याद रहे, फिर मुख गुहा, फिर आएगा ग्रसनी, फिर आएगा ग्रसिका, फिर इसके बाद हमारा आएगा आमाशय, आमाशय के बाद आएगा हमारा क्षुद्रांत, और क्षुद्रांत के बाद आएगा बिहदांत, और बिहदांत के बाद आएगा गुदा, और गुदा के बाद आएगा गुदाद्वार। तो यहां पर आएगा हमारा गुदाद्वार। तो इस प्रकार से कोई 4 हम अवयवों के नाम लिख सकते थे अंगों के। अब इसके अथवा में प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र के 4 अवयवों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य के श्वसन तंत्र के 4 अवयवों के नाम, वो भी हमको क्रम से याद रखने हैं। पहला आएगा नासा छिद्र, फिर आएगा नासा मार्ग, और फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रसनी, फिर हमारा आता है कंठ, फिर श्वास नली, फिर आएगा श्वसनी, फिर आएगा श्वसनिका, और फिर पुपिका, और लास्ट में हमारा आएगा फुफ्फुस यानी फेफड़ा। तो यहां पर हम इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा हमारा है इसके बाद, अब प्रश्न नंबर हमारा 21 जो है, प्रश्न नंबर 21 में देखो कि क्या कोई प्राणी के अनेक टुकड़े में विभाजित कर दिया जाए, उसके बावजूद सभी टुकड़ों में से नए प्राणी का निर्माण हो सकता है? यदि हाँ, तो आपको इस घटना को समझाना है। तो यहां पर देखिए कि हम यहां पर उत्तर लिखेंगे हाँ, कारण कि हाइड्रा, प्लेनेरिया और तारा मछली, इन सब के अंदर पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन, तो पुनर्जनन में क्या होता है, जैसे हम हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं यहां पर कि सजीव शरीर का कोई भाग अचानक टूट जाए, ये समझ लो कि प्लेनेरिया 3 भागों में अचानक टूट गया, तो प्रत्येक भाग में से एक नए सजीव का निर्माण होता है और उसको हम बोलते हैं पुनर्जनन।
तो यहां पर देखो इसमें से प्रत्येक भाग में से एक नए भाग का यानी मूल भाग जैसे भाग का क्या होगा निर्माण होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जितने टुकड़े हुए प्रत्येक टुकड़े में से एक नया सजीव बना, तो इसको हम बोलेंगे पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है कि सजीव शरीर का कोई भाग अचानक टूट जाए, टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का निर्माण हो, तो उसको हम बोलते हैं पुनर्जनन। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्या कोई प्राणी के अनेक टुकड़े में विभाजित हो जाए तो सभी टुकड़े में से नया सजीव बनेगा, जो हाँ, तो इस घटना को समझाइए, तो वो घटना आएगी पुनर्जनन। अब प्रश्न नंबर हमारा 22 है। प्रश्न नंबर 22 में देखें कि अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण, और यहां पर हमको अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा है हमारा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा है हमारा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में से गुजरने वाली आपतित किरण और परावर्तित किरण के गति मार्ग को आकृति बनाकर समझाना है। तो यहां पर देखिए अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है, यानी F से होकर गुजरेगी। तो ये आपतित किरण है और ये है हमारी परावर्तित किरण। तो इस प्रकार से हम मार्ग दर्शा सकते हैं। दूसरा है हमारा कि अगर अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस में से किरण गुजरकर आपतित हो रही है, तो परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आकृति बनाकर लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरा, अगर मुख्य फोकस में से होकर किरण गुजर रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर है 23। प्रश्न नंबर 23 में प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन से लाभ पूछा है। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन से क्या लाभ है? तो पहला लाभ यह है कि उसके अंदर विद्युत धारा का मान समान होता है। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है। दूसरा लाभ यह है कि घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए जोड़ा जाता है कि जब भी लघु पतन हो यानी शॉर्ट सर्किट अथवा अति भारण हो यानी ओवरलोडिंग, तो परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फ्यूज का वायर जो कम गलनांक वाला है, वो वायर गल कर टूट जाता है, जिससे बहने वाली विद्युत धारा बंद हो जाती है और हमारे कीमती साधन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो पूछा था प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन से क्या लाभ है। पहला लाभ लिखने का कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है। दूसरा लाभ कि घर में हम फ्यूज को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, जिससे जब भी कभी अति भारण यानी ओवरलोडिंग अथवा लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होगा, तो कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है और अधिक विद्युत धारा बहती है, जिससे अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और फ्यूज का वायर कम गलनांक वाला होने से वह गलकर टूट जाता है, जिसके कारण परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा बंद हो जाती है और हमारे कीमती साधन सुरक्षित रहते हैं। और इसी का अथवा वाला प्रश्न पूछा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता हो ऐसे दो
व्यवहारिक उदाहरण बताने हैं। तो यहां पर देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी अगर हमको विद्युत धारा दे, किसी साधन को विद्युत धारा दे यानी बिजली दे और उसमें क्या हो, तापमान में वृद्धि हो, तापमान में उसकी वृद्धि हो, तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी किसी साधन को विद्युत धारा देने पर वो गर्म हो और उसके कारण उसका तापमान बढ़े तो उसको कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो उसका व्यवहारिक दो उदाहरण हमको लिखने हैं। तो नंबर 1 हम फ्यूज वाला लिखेंगे कि घर में हम फ्यूज को श्रेणी में जोड़ते हैं। जब भी लघु पतन अथवा अति भारण होता है तो कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है, अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे फ्यूज का वायर कम गलनांक वाला होने से गलकर टूट जाता है और परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा बंद हो जाती है और हमारे कीमती साधन सुरक्षित रहते हैं। तो हम घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये हमारा पहला व्यवहारिक उदाहरण। दूसरा, जो विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब में भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बल्ब को जब हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, यानी बल्ब को जब हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो बल्ब को विद्युत ऊर्जा देने पर बल्ब का जो तंतु है वो तंतु गर्म होता है और वो गर्मी को रोककर प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहां पर देखिए विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब में क्या होता है कि जब हम बल्ब को विद्युत धारा देते हैं यानी बिजली देते हैं तो वो क्या करता है कि उसके तंतु ऊष्मा को रोकते हैं और गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये भी विद्युत धारा के तापीय असर पर काम करता है अथवा तापीय प्रभाव पर काम करता है। अगला हमारा प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 24, समझाओ कि सभी घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज एक महत्वपूर्ण घटक है। तो सभी घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हम लिखेंगे कि फ्यूज जो है वो सुरक्षा का एक साधन है, सुरक्षा का साधन है। फ्यूज में क्या होता है कि बराबर घर में हम फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब क्या होता है कि जब अति भारण अथवा लघु पतन होता है तो परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है और अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिसके कारण फ्यूज का वायर कम गलनांक वाला होने से गलकर टूट जाता है और बहने वाली विद्युत धारा बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे कीमती जो साधन है वो सुरक्षित रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज एक महत्वपूर्ण घटक है। अब इसके अलावा हमारे जो 3 प्रश्न बचे हैं, प्रश्न नंबर 25, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, तो प्रश्न नंबर 25 में क्या है कि अंतर देना है हमको जैव निम्नीकरणीय कचरा और अजैव निम्नीकरणीय कचरा। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा और अजैव निम्नीकरणीय कचरे के बीच में अंतर देना है। अंतर हमेशा बीच में लाइन खींचकर लिखा जाता है। 2 नंबर में यानी आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। तो लिखने का जिस कचरे का जैव प्रक्रम द्वारा विघटन हो सके उस कचरे को हम जैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा, जिस कचरे का जैव प्रक्रम द्वारा विघटन हो सके उसे जैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं और जिस कचरे का जैव प्रक्रम द्वारा विघटन न हो सके उसको हम अजैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। तो पहला हमारा अंतर का पॉइंट आएगा कि जिस कचरे का जैव प्रक्रम द्वारा विघटन हो सके उसे जैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं और जिस कचरे का जैव प्रक्रम द्वारा विघटन न हो सके उसे अजैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। अब जैव निम्नीकरणीय कचरे के
उदाहरण आपको याद रखना है। तो उदाहरण में आएगा साग भाजी और फल, और अजैव निम्नीकरणीय में उदाहरण आएगा प्लास्टिक, पॉलीथीन और कांच, धातु के टुकड़े, ये सब उसके अंदर उदाहरण आएगा। प्रश्न नंबर 26, पर्यावरण बचाने के लिए हमको 5 आर है, उनमें से 2 आर पूछे गए हैं। पहला हमारा रिफ्यूज और दूसरा हमको पूछा है रीपर्पोज। तो दूसरा आएगा रीपर्पोज। तो यहां पर देखिए पहला हमारा है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, तो ऐसी वस्तुओं को लेने से हमें इनकार करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की थैली है, बराबर, उसको हमको लेने से इनकार करना चाहिए। तो हमारा आ जाएगा रिफ्यूज यानी इनकार करना, यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ऐसी वस्तुओं को लेने से इनकार करना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण के लिए प्लास्टिक की पॉलीथीन दे तो उसको लेने से इनकार करना चाहिए। दूसरा हमारा रीपर्पोज, इसका मतलब होता है हेतु बदलना। अगर किसी वस्तु का उपयोग मूल हेतु के कारण नहीं हो रहा है तो हमें उसका उपयोग दूसरे हेतु के लिए करना चाहिए। जैसे कोई पानी का जग है, पानी का कोई जग है, उसका अगर हैंडल टूट जाए तो हमको उसके अंदर बराबर पौधे लगाना चाहिए, यानी छोटा सा पौधा लगा देना चाहिए। तो यहां पर देखो पानी के जग का मूल हेतु था पानी देने का, अब इसका हैंडल टूट जाने के कारण हम उसका उपयोग पानी देने में नहीं कर रहे, अब उसके अंदर हम छोटा सा पौधा लगा रहे, तो अब वो इसका काम कर रहा है गमला का, यानी गमले का काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार से हेतु बदल जाता है और उसी को हम बोलते हैं रीपर्पोज। तो इस प्रकार से हम ये दोनों के बारे में लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का उपयोग मूल हेतु के कारण ना हो रहा हो तो हम उसका उपयोग दूसरी हेतु के लिए कर सकते हैं। जैसे पानी देने का जग है, उसका हैंडल टूट जाए तो हम उसका उपयोग उसके अंदर छोटा पौधा लगाकर गमले के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका अथवा का आज का लास्ट जो प्रश्न है, ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए तुम क्या 4 उपाय आजमाओगे। तो ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए, तो ऊर्जा का उपयोग कम करना है, उसके लिए ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए जो उपाय है उसमें पहला उपाय कि आवश्यकता ना हो तो हम लाइट पंखे की स्विच बंद करेंगे। दूसरा है कि 2-3 मंजिल के मकानों में हम लिफ्ट के बदले सीढ़ी का उपयोग करेंगे। तीसरा है कि रसोई में भोजन बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का उपयोग करेंगे। चौथा है कि व्यक्तिगत वाहनों की जगह पर हम सार्वजनिक वाहनों का यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। पांचवा है कि कम दूरी पर जाने के लिए हम साइकिल का उपयोग करेंगे। तो ये ऊर्जा बचाने के लिए जो उपाय हम आजमाएंगे, तो पहला आवश्यकता न हो तो लाइट पंखे की स्विच बंद करेंगे। दूसरा 2-3 मंजिल के मकानों में लिफ्ट के बदले हम सीढ़ी का उपयोग करेंगे। तीसरा है कि व्यक्तिगत वाहनों की जगह पर सार्वजनिक वाहनों का यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। चौथा है हमारा कि भोजन बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का उपयोग करेंगे। और पांचवा हमारा है कि कम दूरी पर जाने के लिए हम साइकिल का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा गाला पेपर सेट 2023 का विषय विज्ञान का पेपर नंबर 1 का विभाग बी का सॉल्यूशन था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो पर अच्छी कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।